together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। कम्युनिटी की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, रेडियो मानू ताकि गुरु FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. दिल से सुनो, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM presenting एक मुलाकात। आदाब दोस्तों, मैं हूँ आरजे श्रद्धा और आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। एक मुलाकात में हम आपको मिलवाते हैं उन शख्सियत से जिन्होंने अपनी जिंदगी में लगन, मेहनत और अपने ख्वाबों को पूरा करने की एक मिसाल कायम की है। आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है डॉक्टर वर्षा वैष्णव, एक मशहूर आई सर्जन, एक बाकमाल आर्टिस्ट और एक लविंग मदर। भिलाई जैसे तालीमी और तहजीबी माहौल वाले शहर से निकलकर भोपाल और जबलपुर में मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के बाद उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी के फील्ड में अपनी पहचान बनाई। लेकिन डॉक्टर वर्षा की कहानी सिर्फ मेडिसिन तक महदूद नहीं है। रंगों और कैनवस की दुनिया में भी उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई है। उनकी पेंटिंग्स मुल्क भर की कई नुमाइशों और आर्ट एग्जीबिशंस में सराही गई हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल करियर, अपनी क्रिएटिविटी और फैमिली लाइफ के दरमियान एक बेहतरीन बैलेंस कायम किया है। अपने हस्बैंड डॉक्टर मनोज के साथ मिलकर उन्होंने अपने बेटे अबीर के टैलेंट को भी पूरी मोहब्बत और सपोर्ट के साथ परवाज दी है। आज अबीर म्यूजिक और एकेडमिक्स दोनों में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर वर्षा, रेडियो मानू में आपका दिल से खैर मकदम है। थैंक यू सो मच। आज यहाँ पर आकर मुझे अपनी आर्ट के बारे में कुछ बात करने का मौका मिल रहा है जो बहुत ही क्लोजली मेरे प्रोफेशन से भी रिलेटेड है, तो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। डॉक्टर वर्षा, हर कामयाबी के पीछे एक कहानी होती है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके बचपन की टाइम से। आपका बचपन भिलाई में गुजरा। भिलाई के माहौल ने आपकी सोच और पर्सनैलिटी को किस तरह शेप किया? तो पहले आपने भिलाई नाम ले लिया तो मैं ये कहूँगी कि आई लव भिलाई। भिलाई से अच्छी कोई जगह मैं कहीं भी चली जाऊँ तो शायद मैं पसंद नहीं आएगी। जी जी जी। भिलाई इज अ स्मॉल इंडस्ट्रियल टाउन। जब आई थिंक जब भिलाई स्टील प्लांट बना था तो बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से सारे इंजीनियर्स एंड वर्कर्स आके उस जगह पर बस है, क्योंकि दे वर एम्प्लॉयड इन द भिलाई। तो बचपन से ही मुझे एक वेरिड कल्चर देखने का मौका मिला। बंगाल से आए, साउथ से आए, सब जगह से आए। रशियन कोलैबोरेशन से बना था भिलाई स्टील प्लांट, तो देयर वर नॉट मेनी रशियंस जो हमारे स्कूल में भी पढ़ते थे, रशियन बच्चे। ओह या। तो आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू वेरिड कल्चर। भिलाई एक एजुकेशन हब है। एजुकेशन हब होने के साथ साथ वहाँ पर एक एजुकेशन को तो जितनी इम्पोर्टेंस मिलती है उसके साथ साथ
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, जैसे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होने के लिए, लाइक पेंटिंग, स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज, इन सब चीजों को लेकर इतनी एक्टिविटीज होती थी कि बचपन से हमने सब चीजों में पार्टिसिपेट किया। तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आई लव भिलाई। दैट्स ग्रेट टू नो। अच्छा ये बताइए कि मेडिसिन एक बहुत ही डिमांडिंग प्रोफेशन माना जाता है, तो डॉक्टर बनने का ख्वाब कब और कैसे पैदा हुआ? एक्चुअली सच बताऊं तो 10th का रिजल्ट आया। 10th के रिजल्ट में अ, मैं उस रीजन में आई टॉप्ड एंड आई गॉट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। वाओ, मैथमेटिक्स, ओके। तो घर में ये था कि वर्षा तो मैथ्स लेगी, सब्जेक्ट 7th से सब्जेक्ट लेना था, तो ये था कि मैथ लेना है। 3 साल पहले माय एल्डर सिस्टर had got selected in pre-medical entrance and she was doing her MBBS in भोपाल। ओके। तो मैंने जाकर मैथ की एप्लीकेशन दे दी, सब्जेक्ट चॉइस की। फिर हुआ ये कि एप्लीकेशन देने के नेक्स्ट डे ही माय सिस्टर है वाज इन भिलाई, वो घर आई थी, तो शी वाज इन 3rd ईयर और आस पड़ोस के लोग आकर मिल रहे हैं एंड कह रहे 3rd ईयर से ही डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब आइए। आई थॉट अरे 3rd ईयर से ही डॉक्टर साहब बोलकर इतना कॉलोनी में इंपॉर्टेंस मिल रहा है, तो व्हाई शुड आई गो फॉर आल्सो टेक बायोलॉजी। तो मैंने घर में किसी को नहीं बताया। द नेक्स्ट डे आई वेंट टू द स्कूल एंड आई आस्क्ड माय टीचर कि आई वांट टू चेंज माय एप्लीकेशन। ओह तो गॉड। प्रिंसिपल भी बोले कि व्हाई डू यू वांट टू चेंज, बहुत सबने मुझे क्वेश्चनिंग की, तो आई सेड नो, मुझे आई वांट टू टेक बायोलॉजी, आई कैन टेक मैथ्स एज एडिशनल सब्जेक्ट। तो मेरे मैथ्स के प्रोफेसर जो टीचर थे वो थोड़े नाराज हुए, नो मैथ्स को एडिशनल नहीं बनाऊंगा। तो then I said, no, sir, I want to take biology. I want to change. So the motivation was my sister, basically. डॉक्टर साहब। So that was the motivation. फिर घर This आने is के बाद really lovely. Yeah. everyone was surprised, कह रहे तुम ये क्या करके आ गई, but everybody was happy also कि चलो दोनों बहनें ये करना चाहती है तो लेकर, हमें किसी ने रोका नहीं कुछ करने से। जी, मुझे लगता है घर में एक डॉक्टर होना तो मतलब सब चाहते हैं कि घर में एक डॉक्टर हो, और माशाल्लाह आपके यहाँ तो लाइक 2, और वो भी दोनों ही लाइक डॉटर्स, तो मम्मी पापा के लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल। यस। अच्छा ये बताइए कि एमबीबीएस और फिर एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी तक का सफर काफी चैलेंजिंग रहा होगा, आई एम श्योर। स्टूडेंट लाइफ का ऐसा कोई वाकया या याद जो आज भी आपको मोटिवेट करती है? एक्चुअली पूरा मेरा जो बचपन बीता, जो मेरी पढ़ाई का स्ट्रगल था, सब कुछ था, उसमें जी। मेरे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल था। जिस तरह मैंने बताया कि भिलाई एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है और वहाँ जी। पर अपने आप ही एक मोटिवेशन मिलता है कि पढ़ना है। जी। लेकिन ऑलमोस्ट सेम क्लास के लोग थे वहाँ पर, एक मिडिल क्लास लोग थे जिनका मेन एम वाज एजुकेशन, ये था। तो पेरेंट्स मेरे जो थे वो बहुत ही सैक्रिफाइसिंग एंड बहुत ही मोटिवेटिंग पेरेंट्स थे मेरे। पापा प्लांट में, भिलाई प्लांट में जॉब करते थे। ही यूज्ड टू कम होम एट 5 PM। हमारी 11th 12th से PMT कोचिंग शुरू हो गई थी, तो कोचिंग वाज ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय हाउस। ओके। तो पापा ने कहा लो, बेटियों को अकेले नहीं भेजना है। आते थे, खड़े खड़े चाय पीते थे पापा और हमें मुझे कोचिंग लेकर कराते जाते थे। 3 बजे से। एट 6 to 9 यूज्ड टू सिट देयर आउटसाइड। ओह गॉड। वापस इतने दूर क्या आना है, बेटी को साथ में ही लेकर जाएंगे। डेली एवरी डे दिस वाज द रूटीन। So I Yes. saw more than my struggle, I saw the struggle of my parents, their sacrifice. So that was the thing for PMT. Then MBBS में मेहनत करके रैंक अच्छी लानी so that PG में अच्छी ब्रांच मिले, तो MBBS में भी मेहनत करते रहे। बट हुआ ये कि जब मैं फाइनल ईयर MBBS कंप्लीट हुआ, इंटर्नशिप स्टार्ट हुई एंड गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर PG ऑल्सो। यस प्रीपीजी। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। फिर से पढ़ाई करो इंटर्नशिप में, क्योंकि प्री पीजी में अच्छी रैंक लानी है टू गेट अ गुड सब्जेक्ट। तो स्ट्रगल तो ये बहुत रहा, पूरी थ्रू आउट ही काफी स्ट्रगल रहा एंड काफी मेहनत रही। एंड एज फार एज आई नो डॉक्टर वर्षा की ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो इट इज वन ऑफ द लाइक टॉप ब्रांचेस स्पेशलिटी के लिए। तो आपकी रैंक भी आई एम श्योर बहुत अच्छी आई होगी। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक आई थी रैंक मेरी।
तो दैट एक्चुअली मेरा एक ये था कि मुझे सर्जिकल ब्रांच पे ही करना है। सर्जिकल ब्रांच मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। मेरी रैंक में मुझे जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी मिल रहा था। एंड उस समय हमारा एक ट्रेंड था कि प्री पीजी की काउंसलिंग में यू कैन, इफ यू आर नॉट गेटिंग द सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, आप वेटिंग लिस्ट में डाल सकते हैं अपना नाम टू गेट दैट। तो मैं अगर वेटिंग लिस्ट में डालती तो आई वुड हैव गॉट गायनी, बट ट्रूली स्पीकिंग गायनी वाज नॉट ऑफ माय इंटरेस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजी नेक्स्ट वाज माय ऑप्थेल्मोलॉजी, जो मुझे मेरी चॉइस मिल रहा था जी। So I opted for that. Then again, sister comes in role here again. My elder sister was doing, she did her ophthalmology post graduation, and she got fellowship in Shankar Nethralaya, Chennai. At that time, Chennai Shankar Nethralaya was the topmost eye institute of yes. India. भी नहीं कह सकते बल्कि Central Asia में that was the topmost institute. So when she got fellowship in Shankar Nethralaya, again that was the motivating factor for me. So this was the story. तो अभी आपकी सिस्टर कहाँ हैं? अब ये तो क्यूरियोसिटी होना स्वाभाविक है। She is in Noida presently. She is a vitreoretinal surgeon. तो वो नोएडा में अभी खुद का सेटअप है एंड शी प्रैक्टिसेस। बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जानकर। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोस्तों बात करेंगे डॉक्टर वर्षा वैष्णव के आर्टिस्टिक सफर और रंगों की दुनिया के बारे में। कहीं जाइएगा। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM का टॉक शो। You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी मालूम इमारत की कहानी, एक ऐसी तामीर जो आज से हजारों साल पहले इंसानी हुनर और प्लानिंग की बेहतरीन मिसाल बनी। सोचिए, आज हम आसमान को छूती इमारतें, स्काई स्क्रेपर्स और मॉडर्न शहर देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने सबसे पहली बार मजबूत इमारत कब बनाई होगी? वो कौन से लोग थे जिन्होंने पत्थरों को जोड़कर ऐसी तामीर खड़ी की जो हजारों साल बाद भी अपनी कहानी सुना रही है? दोस्तों, जब हम दुनिया की ओल्डेस्ट नोन सर्वाइविंग बिल्डिंग की बात करते हैं तो तारीख हमें ले जाती है टर्की के एक मकाम गोबेकली टेपे की तरफ। गोबेकली टेपे लगभग 9600 BCE का है, यानी आज से करीब 11600 साल पुराना। इसे दुनिया की सबसे पुरानी मालूम मॉन्यूमेंटल स्टोन स्ट्रक्चर और सबसे पुराना टेम्पल कॉम्प्लेक्स माना जाता है। हैरत की बात यह है कि उस दौर में इंसान ने न खेती शुरू की थी और न ही धात यानी मेटल का इस्तेमाल करता था। फिर भी उन्होंने कई टन वजनी टी शेप्ड लाइमस्टोन पिलर्स को तराशकर गोल दायरों की शक्ल में खड़ा किया। इन पत्थरों पर जानवरों, परिंदों और दूसरी मखलूक की खूबसूरत नक्काशी भी की गई थी। ये बताता है कि उस जमाने के लोग सिर्फ शिकारी ही नहीं बल्कि बेहतरीन क्राफ्ट्समैन और प्लानर्स भी थे। इस मकाम की खोज 1994 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर क्लॉस श्मिट ने की। उनकी रिसर्च ने आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान कर दिया, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि पहले खेती हुई और उसके बाद बड़े धार्मिक मकामात बने, लेकिन गोबेकली टेपे ने इस सोच को बदल दिया। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये मकाम शायद इबादत, सामाजिक इज्तिमा और रस्मों के लिए इस्तेमाल होता था। हालांकि इसका असल मकसद आज भी रिसर्च का मौजू बना हुआ है। आज गोबेकली टेपे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा हासिल है और हर साल दुनिया भर से हजारों लोग इस अजीम मकाम को देखने आते हैं। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी मालूम सर्वाइविंग बिल्डिंग सिर्फ पत्थरों का एक मजमुआ नहीं है। ये इंसानी जहन, मिलजुल कर काम करने की सलाहियत और तहजीब के इब्तदाई सफर की एक जिंदा निशानी है। यह हमें याद दिलाती है कि इंसान की तरक्की की कहानी आज नहीं बल्कि हजारों साल पहले शुरू हो चुकी थी।
दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM का टॉक शो। वेलकम बैक दोस्तों। अब तक हमने डॉक्टर वर्षा की मेडिकल जर्नी के बारे में बात की। अब चलते हैं उनकी दूसरी दुनिया की तरफ, एक ऐसी दुनिया जहां इमोशंस, इमेजिनेशंस और कलर्स मिलकर कहानियां कहते हैं। डॉक्टर वर्षा, पेंटिंग से आपका रिश्ता कब और कैसे शुरू हुआ? आपने हमें ये तो बताया कि भिलाई एक ऐसी जगह है जहां पर होलिस्टिक डेवलपमेंट का माहौल है, लेकिन बचपन की वो पहली याद क्या है जो आज भी आपके जहन में बसी हुई है? वो एक थोड़ी सी इमोशनल स्टोरी है एक्चुअली। माय हाँ, फादर इज please, वेरी गुड please. आर्टिस्ट। हाँ, फादर अभी भी ही इज 85 नाउ, बट स्टिल हम्म। उनको टाइम मिलता है तो स्केचिंग करते हैं वो। ओके। ऐसा इतना अच्छा नहीं कर पाते, बट स्टिल ही कंटिन्यूज दैट। हम जब छोटे थे तो एक तो पापा से मोटिवेशन मिला, क्योंकि पापा जी। खुद स्केचिंग करते थे एंड स्कूल में जो प्रोजेक्ट मिलते थे वो सब उसमें उनका एक गाइडेंस रहता था हमें। तो पेंटिंग से रिलेटेड भी उन्होंने काफी गाइड किया। स्कूल में हमारे बहुत अच्छे पेंटिंग टीचर्स थे, तो स्कूल में भी हमें बहुत अच्छा गाइडेंस मिला और इस तरह से शुरुआत पेंटिंग की हुई। जी। आई थिंक आई वाज 7 और 8 इयर्स ओल्ड। पापा की अलमारी से मुझे एक स्केचबुक मिली। स्केचबुक में ही हैड स्केच्ड कुछ ऐसे ओल्ड पर्सन का फेस विद बिग बियर्ड, फिर ऐसे कुछ ऐसे ह्यूमन स्केचेस ऐसे मुझे मिले, एंड उसमें एक लेडी का भी था स्केच। तो हम तब काफी छोटे थे, मैंने बस स्केचेस देखे और फिर वो स्केचबुक हम लोग बार बार घर पे देखते रहते थे, क्योंकि तब देखते तक हमें रहते थे। मालूम नहीं था कि पापा की स्केचबुक है, बट एक बार हमारे पास मिली तो बार बार देखते थे। बार बार देख उसके रहे थे। कुछ दिनों बाद हुआ ये कि हमारे एक रिलेटिव मतलब फादर आंट, उनके यहाँ कोई फंक्शन। एक्चुअली आई लॉस्ट माय ग्रैंडपेरेंट्स व्हेन माय फादर वाज इन 11th, सो आई हैव नॉट सीन माय ओह, ग्रैंडपेरेंट्स। दादा दादी को मैंने ओके, देखा था। ओके। तो जब हम उन रिलेटिव के यहाँ फंक्शन में गए तो उनके यहाँ हाँ। एक ग्रुप फोटोग्राफ देखा मैंने। ग्रुप फोटो में there were 5-6 मेल्स एंड मतलब फीमेल सिटिंग, एंड उनके पीछे उनके हस्बैंड्स खड़े थे ऐसे। तो एक लेडी, मुझे लगा कि मुझे बहुत देखी हुई लग रही है, तो आई कॉल्ड माय फादर एंड सेड, पापा ये स्केच आपने स्केचबुक में बनाया हुआ है। तो ही डिडंट से एनीथिंग, बट पापा की मौसी जी थी, शी सेड बेटा ये तुम्हारे पापा की मौसी है, तुम्हारी दादी है। तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि पापा कुड मेक दैट स्केच सो नियर टू Nice, हर कि आई कुड yes. रिकॉग्नाइज दैट इनका स्केच तो पापा आपने बनाया हुआ है ऐसा। तो एक्चुअली उस जमाने में इतने फोटोग्राफ्स भी नहीं होते थे, तो पापा ने इतने जल्दी अपने पेरेंट्स को खोया कि उसमें हमारे पास कोई फोटोग्राफ भी नहीं थे। मैंने बस एक स्केच देखा था और पापा की मौसी जी क्या मैंने उनकी फोटोग्राफ देखी, तो आई कुड कोरिलेट दैट। तो पापा वाज सच अ ग्रेट आर्टिस्ट, ही यूज्ड टू मेक सच ग्रेट स्केचेस। तो जी। दैट वाज सच एन इमोशनल थिंग फॉर मी कि उसके बाद और मोटिवेशन बढ़ता गया कि व्हेन ही कुड मेक सच रियलिस्टिक थिंग्स, व्हाई कांट वी ट्राई? Why can't we try? And let me tell you, डॉक्टर वर्षा, आपने जब मुझे ये आपने बताया भी इतनी खूबसूरती से ये वाकया, I really got goosebumps. Got really emotional. क्या हालत हुई होगी? दादी को पहली बार देखा। Yes, 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 yes. अच्छा, आपने एरिस्टोटल के इस ख्याल को
बताया कि आप पसंद करती हैं कि आर्ट इज नॉट अबाउट द आउटवर्ड अपीयरेंस बट द इनवर्ड सिग्निफिकेंस। आपकी पेंटिंग्स में ये सोच किस तरह नजर आती है? एक्चुअली व्हाट आई फील इज आर्ट वो होती है जो आपको एक इनविजिबल इमोशन या इनविजिबल हिडन रियलिटी कन्वे करे। दैट इज बेसिकली आर्ट। अदरवाइज जी। इट्स जस्ट डायग्राम और जस्ट लाइक दैट। तो आई हैव टू मास्टर इट अ लॉट। मैं अभी उसमें बिल्कुल भी मतलब उसका बिल्कुल शुरुआत का मेरा एक्सपीरियंस है उस चीज का। बट मेरी सोच ये है कि आर्ट को आप हमेशा इस तरह से बनाओ कि वो है भी और नहीं भी, लेकिन जी। आप उसको देखकर ही समझ सके कि वो क्या है। तो इस जी। तरह से मैं बिलीव करती बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये बताइए कि एक सर्जन की प्रिसीजन और एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन, पहली नजर में दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन आप इन दोनों में क्या कनेक्शन महसूस करती हैं? हूँ। दोनों में एक कॉमन बात है, दैट जी। इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, रियली? सर्जन एक प्रिसीजन से सर्जरी करता है, बट हम्म। देयर आल्सो ही नीड्स सम इमेजिनेशन। लाइक देयर आर सम टिश्यूज व्हिच आर हिडन। आप जब सर्जरी कर रहे हो तो कुछ ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं जो टिश्यू के अंडरनीथ होती हैं, जो आपको दिखती नहीं। बट बाय योर एक्सपीरियंस एंड बाय योर एनाटॉमिकल नॉलेज आप उस चीज को प्रिजर्व करके कट लगाते हो। तो प्रिसीजन में भी इमेजिनेशन। वैसे ही व्हेन अ पेंटर इमेजिन समथिंग एंड पेंट्स, उसमें आई कैन रिलेट प्रिसीजन। कैसे? he needs to know how much color he has to use, how much sharpness he has put into it, or Yes. how much blur he has to put into it. तो ये प्रिसीजन भी सर्जन को आना जरूरी है। तो बोथ आर Yes. वेरी क्लोजली इंटरलिंक्ड। दोनों में बहुत ज्यादा तालमेल है। This is so beautiful. This is so beautiful. I really loved what you said. Thank you. क्योंकि आप जब आप सर्जरी कर रहे हो वहां पर जो आपने बताया कि ऐसे बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो हमें पता है एनाटॉमी पढ़ने की वजह से कि वो वहां पर हैं, बट उसके लिए भी एक क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। हाउ कैन वी सेव दोज टिश्यूज व्हेन डूइंग द सर्जरी? अच्छा, आपकी आर्टवर्क्स देश की कई रेप्यूटेड एग्जीबिशंस में डिस्प्ले हो चुकी हैं। पहली बार अपनी पेंटिंग को एग्जीबिशन में देखकर आपको क्या लगा था, क्या एहसास हुआ था? इसका भी एक मजेदार किस्सा है। आप कहेंगे मैं Okay. किससे सुना रही एक्चुअली किस्सों में ही मजा है। हुआ ये कि माय सन अबीर, he is a singer. He has participated in 2-3 reality shows or TV shows. हाँ हाँ। So he was in Voice of India छोटे उस्ताद at Star Plus. So जी, वो तभी okay. शो से वापस आया था एंड उसका रविंद्र भवन में एक प्रोग्राम था। Okay. वो डेट पहले से फिक्स थी, सब प्रोग्राम फिक्स था। एंड हुआ ये कि उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी जो है भोपाल में, उन्होंने जी। एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की और मैंने पेपर में पढ़ा कि सिलेक्शन के लिए दे हैव इनवाइटेड पेंटिंग। Okay. तो माय हस्बैंड डॉक्टर मनोज वैष्णव, ही टोल्ड मी अबाउट दैट कि अरे तुम तो भेज दो पेंटिंग, सिलेक्ट हुई तो हुई, नहीं तो नहीं हुई, ट्राई तो करो। तो मैंने एक पेंटिंग वहां पर दे दी एंड माय पेंटिंग गॉट सिलेक्टेड। Okay. उसमें सहयोग की बात ये थी कि जिस दिन मेरे बेटे का म्यूजिकल प्रोग्राम था एट रविंद्र भवन, द सेम डे एंड सेम टाइम माय एग्जीबिशन वाज देयर एट उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी। ओ, ये तो मतलब क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा। तो उसमें हुआ ये कि मैं एग्जीबिशन के स्टार्ट होने पे मैं वहां थी, चीफ गेस्ट वाज टू कम, इनॉग्रेशन जी। होना था और उतने में जी। हस्बैंड का फोन आया, तुम जल्दी आ जाओ, अबीर का परफॉर्मेंस होने वाला है। तो ओह, आई अच्छा। जस्ट रविंद्र भवन फ्रॉम देयर, बेटे का परफॉर्मेंस देखा मैंने, उसको वो देखकर मैं वापस आई एंड the other participants told me, अरे यार तुम कहाँ चली गई थी, चीफ गेस्ट was asking about who has made this painting. So ओह। so that was such a interesting thing. मतलब मुझे उसमें जरा भी नहीं लगा अरे मैं क्यों नहीं थी, क्योंकि I was more interested in attending my son's performance. Though this was my first exhibition, but जी जी ठीक जी। है, that was and that was a very good incident which I remember. That was the first exhibition and this thing happened. तो इसके एग्जैक्टली। बाद फिर मुझे लगा कि अगर चीफ गेस्ट पूछ रहे हैं तो नाउ आई शुड मतलब अच्छा ही होगा एंड आई शुड टेक इट सीरियसली। हाँ, आई शुड टेक इट सीरियसली एंड आई शुड पार्टिसिपेट मोर। यस यस, बिल्कुल। सिलसिला तो हुआ।
तो दोस्तों बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। एक तरफ ऑपरेशन थिएटर की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ कैनवस पर बिखरे हुए रंग। डॉक्टर वर्षा ने दोनों को बड़े खूबसूरत अंदाज में साथ लेकर चलने का हुनर हासिल किया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे फैमिली, पेरेंटिंग और जिंदगी के उन सबक की जो हर लिसनर के लिए कीमती है। कहीं जाइएगा। You are listening to एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM's टॉक शो। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. सोचना रूह की अपने आप से गुफ्तगू है। अफलातून। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मोहम्मद इकबाल। Substitute damn every time you're inclined to write very. Your editor will delete it, and the writing will be just as it should be. Mark Twain. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM's टॉक शो। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर वर्षा, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स अपनी जगह बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन फैमिली भी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा होती है। आपने एक सक्सेसफुल मेडिकल करियर, पेंटिंग और फैमिली लाइफ के बीच बेहतरीन बैलेंस बनाया है। इस बैलेंस का क्या राज है, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। बचपन से जो आप देखते हैं ना, वो आपके अंदर उतर जाती है वो बात। मैंने जो बचपन से मेरे पेरेंट्स को खुद का भी प्रोफेशन संभालते हुए देखा। माय फादर वाज इंजीनियर, भिलाई स्टील प्लांट, मदर वाज टीचर कॉन्वेंट स्कूल। अपना ड्यूटी के टाइमिंग्स को एडजस्ट करके बच्चों का करियर बनाना, बच्चों को भी पूरा उतना ही टाइम दे पाना, सो दैट बच्चों को कमी महसूस ना हो, ये मैंने बचपन से देखा है। तो वही चीज मैंने सोचा मैं अपने भी लाइफ में उतारूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला। माय सन वाज सो कोऑपरेटिव। आई थिंक ही वाज टू मैच्योर फॉर हिज एज। मतलब हम जितना सोचते थे उससे वो कहीं कुछ आगे ही सोचता था। ऐसा हमें हमेशा लगता था कि अरे हम तो इसके बारे में इतना ही सोच पा रहे हैं, ये तो हमसे थोड़ा ज्यादा सोच रहा है। तो ऐसे में हमने सोचा कि जब इतना छोटा बच्चे की थिंकिंग इतनी अच्छी है, तो हम उस चीज को क्यों ना प्रैक्टिकली उसके लाइफ में उतारें, उसको सपोर्ट करें जो वो करना चाह रहा है। तो ये सब
जुड़ के आया, और एक वो टीम वर्क होता है हमेशा फैमिली का, बिल्कुल उसमें बिल्कुल सबका कोऑपरेशन जरूरी होता है। मदर अकेली या फादर अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते, या ग्रैंड पेरेंट्स अकेले, इस तरह से कभी कुछ नहीं होता है। पूरी जी हाँ। फैमिली का सपोर्ट होता है। मेरे इन लॉज का सपोर्ट रहा। बस तो मतलब जैसे रहता है ना, मेरे फादर इन लॉ हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ जब इंट्रोड्यूस करवाते थे मुझे, तो कहते थे ये मेरी बहू है, इसका क्वालिफिकेशन मेरे बेटे के बराबर है। ही यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मी लाइक दिस। तो आई गॉट दिस फ्रॉम माय इन-लॉज आल्सो, जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला। तो दोनों तरफ का मुझे कल्चर इतना एक जैसा मिला कि मुझे किसी बात में कोई रुकावट नहीं मिली। तो इसलिए पॉसिबल हुआ। बिल्कुल। आपने बहुत ही जो बात कही है, इट इज ऑलवेज वेरी एनकरेजिंग जब आपके पेरेंट्स के अलावा भी जो आपसे बहुत करीब के लोग हैं वो भी आपको एनकरेज करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपके बेटे अबीर ने म्यूजिक और एकेडमिक्स दोनों में रिमार्केबल अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। एक माँ के तौर पर आपने उनके टैलेंट को किस तरह पहचाना और नर्चर किया? आपने थोड़ा तो हमें इसके बारे में अभी बताया है, बट हमें अच्छी तरह पता है कि अबीर बहुत ही बेहतरीन सिंगर है, तो कैसे आपने नर्चर किया उनका ये टैलेंट? एक्चुअली मेरे हस्बैंड मनोज, ही इज इनटू म्यूजिक, और मेरी मदर इन लॉ ही क्लासिकल ट्रेनिंग ली हुई थी उन्होंने। ऑल्दो वो ऐसे गाती नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी अपने यंगर एज में क्लासिकल जी। सिंगिंग की हुई है, और उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी क्लासिकल सिखाया कि ये दिया सिखाया था। तो यूजुअली हमारे यहाँ जब टीवी चालू होता था तो गाने के प्रोग्राम, जैसे मराठी सारेगामापा आता था, वो लगा देते थे। हिंदी के जो रियलिटी शोज आते थे, या म्यूजिक चैनल जो होते थे, वो यूजुअली वही चलते थे हमारे घर में। तो व्हेन माय सन अबीर वाज जस्ट 4.5 years old, हमने ये देखा कि जैसे टीवी पे गाने देख रहे हैं, खाना खाते खाते देख रहे हैं, टीवी बंद होने के बाद वो उसी गाने को गुनगुनाता था, और पूरे सुर में गुनगुनाता था। ऑल्दो वो आधी लाइन एक लाइन गुनगुनाता था, बट तो ये हमने जब बार बार हमने ये देखा कि अरे टीवी बंद करने के बाद वो हमिंग कर रहा है, और वो हमिंग को मेरे हस्बैंड ने नोट किया कि बिल्कुल वैसा ही हमिंग कर रहा है वो, जैसा टीवी में अभी अभी उसने सुना। तो दैट वाज वेरी मच एक पॉइंट था जब हमें लगा कि शायद ये कर सकता है। फिर डॉक्टर सिद्धराम कोरवार जी भोपाल के बहुत जाने माने क्लासिकल सिंगर हैं। हमें किसी ने उनके बारे में बताया, तो उनका फिर हमने अबीर को उनका शिष्य बनाया। अबीर ने ऑफिशियल क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। ही पास ऑल द एग्जाम्स आल्सो टिल बाय द एज ऑफ बाय द टाइम ही रीच्ड हिज 10th स्टैंडर्ड। 10th मुझे standard। सारी म्यूजिक एग्जाम भी क्लियर किए। फिर 11th ट्वेल्थ से थोड़ा सा पढ़ाई का स्ट्रेस था। हाँ Then he was in class third. He was 7.5 years old. तो उसमें नहीं, rather उससे भी पहले, when he was just 6 years old, तो भोपाल में एक ऑडिशन हो रहा था ऑफ जी अंताक्षरी। अच्छा, हाँ 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 हाँ, बहुत ही मकबूल प्रोग्राम। जी, तो हमने सोचा कि जाके देखते हैं। We just went there to see कि क्या होता क्या है ये क्या exactly, होता है? क्योंकि आज तक कभी इस तरह की चीजें देखी नहीं है। तो जी। 3 of us went there। वहां पर ऐसे बच्चे लाइन में खड़े थे, ऑडिशंस हो रहे थे। फिर हमें किसी ने बताया कि नहीं, यहाँ का फुल हो गया है। शायद दैट वाज इन कमला पार्क, लिंक रोड पे कोई पार्क है, वहां पर पूरा हो रहा था। फिर समवन टोल्ड मी कि टुमारो बचे हुए बच्चों का ऑडिशन होने वाला है जैनमा। तो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि देखो, आप भी म्यूजिक से रिलेटेड हो, अभी भी है, और वो उसमें 2 लोगों का एक साथ चाह रहे थे, 2 फैमिली मेंबर्स का, आइदर फादर सन, मदर डॉटर, मदर सन, इस तरह। तो आई टोल्ड कि आपका और अबीर का नाम लिखवा देते हैं। अब 2 तो ऑडिशन होता क्या है, देखिए अपन एक एक्सपीरियंस तो करें कि क्या होती है। तो माय हस्बैंड सेड नो, आई एम नॉट गोइंग। तुम्हें इतना है, तुम जाओ और तुम अपना नाम लिखवा दो। मैंने कहा मुझे तो म्यूजिक का एबीसीडी नहीं आता, क्या करूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ। मैंने अबीर का और मेरा नाम लिखवाया। We both went in। तो ऑडिशन के लिए हम दोनों को जब बुलाया, तो आई टोल्ड द टीम हु वाज सिटिंग देयर, आई टोल्ड देम कि मैं मेरे बेटे का सिंगिंग सुनवाना चाह रही हूँ। मुझे सिंगिंग कुछ नहीं आता। मैं 2 लाइन गा दूंगी, बट इट वुड लुक एज इफ आई एम रिसाइटिंग अ पोएम। उससे ज्यादा कुछ नहीं मैं कर पाऊंगी, बट मैं चाहती हूँ मेरे बेटे का सुन लीजिएगा। तो दे सेड ओके फाइन। तो मैंने 2 लाइन कुछ भी बोली, उसके बाद आई सेड नो अबीर दत्त। तो मैं आपको बता नहीं सकती थी, मैं सो इम्प्रेस्ड टू हियर हिम
कि उन्होंने कहा कि हम अभी आपको अंताक्षरी में तो सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें दोनों चाहिए, बट हाँ। हम इसका नाम हम याद रखेंगे, हम इसको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, एंड इफ एवर वी हैव एनी रियलिटी शो वी विल डेफिनेटली कॉल। ये करीब 1 साल बाद, आई थिंक 1.5 year आफ्टर 1.5 देयर वाज ऑडिशन फॉर वॉइस ऑफ इंडिया छोटे उस्ताद, एंड दे कॉल्ड अस कि हम पहले से अबीर को टॉप 30 में ले रहे हैं, आप आ जाइए। तो ऐसा हुआ उसके So they exactly remembered कि है ना एक बच्चा है जिसको हम उस वक्त नहीं ले पाए थे। बिल्कुल। तो उन्होंने उसको उस रियलिटी शो में बुलाया, देन फिर उसके जी। टॉप 30 में तो आ ही गया था, उसके बाद स्टिल आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड इन टॉप 30 देयर वर सीरीज ऑफ सिलेक्शंस, मल्टीपल बार सुनते हैं वो, मल्टीपल बार अलग अलग तरीके के गाने गवाते हैं, बिकॉज जी, उनको जी, जी। ओवरऑल चाहिए कि बच्चा Yes. इस पिंक में भी गा लेगा, उसमें भी गा लेगा, उस तरह का। जी जी। तो ऐसा हुआ, एंड जो लास्ट ऑडिशन था हाँ, उसने पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया था, एंड देयर वाज अ हाँ, टाई बिटवीन अबीर एंड वन मोर चाइल्ड ऑफ हिज सेम एज। तो ओके। हम इतने एंजाइटी में थे कि अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है दोनों बच्चों को लेकर। तो समवन टोल्ड मी कि आप बाहर जाओ, एक छोटा सा एक गैप है, वहां से आपको देखना है तो झांक के देख लो। सो ऑलमोस्ट इट वाज 4 or 5 millimeters का एक गैप था उस रूम में ऐसे। तो एक बार मैं आंख लगा के देख रही हूँ, एक बार हस्बैंड आंख लगा के देख रहे हैं, एंड फिंगर्स क्रॉस। और अबीर ने वो गाना गाया, हल्का हल्का सा ये नशा, सोनू निगम का सॉन्ग है, एंड उसमें बहुत ऊपर सुर जाता है, वो उसने जैसे ही सुर लगाया, प्रीतम, कुणाल गांजावाला, श्रेया घोषाल, ऑल 3 of them were sitting, एंड देवर जो तीनों ने जोर से क्लैप करके, जो ऐसे हाथ करके ऊपर ये किया कि बस अब तो हो गया। अब तो हो So गया। that was the thing, that was the final selection. So ऐसा रहा बिल्कुल पूरा एक्सपीरियंस। और ये मतलब हमारे लिए इतनी नई चीज थी कि हमें लग रहा था कि क्या हो रहा है। इस तरह का था बिल्कुल हमारे लिए वो एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि डॉक्टर वर्षा वैष्णव एक सफल डॉक्टर तो है ही, आई सर्जन है, एक बहुत अच्छी पेंटर हैं, लेकिन सच अ डोटिंग मदर। मतलब इतने प्यार, इतना सारा प्यार झलक रहा था व्हेन यू वर लाइक टेलिंग दिस होल इंसिडेंट्स टू अस। और आई एम श्योर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि उस दिन जब आपने ऑडिशन दिया था जहां पर मदर सन या फिर फादर सन, मतलब 2 में से किसी का होना था, और डॉक्टर वैष्णव नहीं गए थे वहां पर, बाद में आकर किसने कोसा था उनको, ये मुझे ऑनेस्टी से बताइए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बिकॉज सबका अपना अपना नेचर होता है। हाँ। मेरा ये नेचर है कि नहीं आता है ना तो भी करो, ट्राई करो, तो भी करो। हाँ। हाँ, और मेरे हस्बैंड का ये कि टिल यू परफेक्ट दैट थिंग तुम मत जाओ। परफेक्शन। हाँ, तो हम दोनों में ये फर्क है, तो इसलिए ये है कि दोनों चीज मिलकर वो परफेक्शन की तरफ चली जाती है, ऐसा जी होता है। जी 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 तो जी। मैं और वो कहती हूँ कि परफेक्शन dance करो। जो, जी जी, और वो परफेक्शन जो है वो अबीर ने अपनी पर्सनालिटी में मतलब उसको समाहित कर लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, इट वॉज सो ब्यूटिफुल लिसनिंग टू दिस होल इंसिडेंट। सो डॉक्टर वर्षा, आपकी कहानी ये बताती है कि मेहनत और लगन के साथ अपने शौक, अपने रिश्तों के लिए जगह बनाना भी उतना ही जरूरी है। हमें यकीन है कि आपकी जर्नी हमारे लिसनर्स को जरूर इंस्पायर करेगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड टॉकिंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, दैट वाज माय प्लेजर। दोस्तों, इसी के साथ एक मुलाकात का वक्त यहीं खत्म हुआ जाता है। मैं हूं आरजे श्रद्धा, आपसे इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं फिर एक नए मेहमान और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब। आप सुन रहे थे एक मुलाकात रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।